हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा आप लोग देख रहे हैं, आज स्टेनो की थर्ड क्लास है। इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को वर्णमाला के ही बारे में बताया था। कुछ व्यंजन छूट गए थे, जैसे द्विगुण व्यंजन वगैरह। और उसके बाद मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अनुस्वार के बारे में बताऊंगी। अनुस्वार के बारे में बताऊंगी, है ना। जिसमें मैंने बताया था कि अंगा, इया, मूर्धन्य, इन सभी का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसी को क्लियर करूंगी। ये आपका स्टेनो से रिलेटेड, स्टेनो में आप लोगों को ये सब के बारे में नहीं बताया जाता। स्टेनो में बस आप लोगों को हिंदी में जैसे कुछ भी लिख दिया मैंने, कलम कलम, तो स्टेनो में कलम को कैसे हम लिखते हैं, क ल म, है। ये तो हो गया, ये तो बड़ा करके मैंने लिखा है यहाँ पे, इसे और भी शॉर्ट करके लिखा जाता है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि आप लोगों को पहले स्टेनो की क्लासेस करने से पहले वर्णमाला की क्लासेस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैं पहले बता देती हूँ। उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अनुस्वार और आपका अनुनासिक, ठीक है। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है अनुस्वार को, तो इस टाइप से सिरो रेखा के ऊपर इस तरह बिंदी लगा करके अनुस्वार लिखा जाता है, और सिरो रेखा के ऊपर चंद्र बिंदी लगा करके अनुनासिक लिखा जाता है। लेकिन किसका प्रयोग किस शब्द में कहाँ करना है, इसके बारे में कंफ्यूजन रहता है। जैसे आप लोग बुक से जब लिखते हैं तो उसमें तो दिया रहता है, जैसे आपको यहाँ पे कंस लिखा हुआ है, तो आपको तो पता चल रहा है कि यहाँ पे बिंदी है, तो हम कंस लिखेंगे। तो स्टेनो में कंस को अनुवाद करेंगे। आंख लिखा हुआ है, तो आंख को अनुवाद कर दिया जा सकता है। लेकिन जब आपको लिखवाया जाएगा ना, बिना बुक देखे, ओरल में आप लोगों को जब लिखवाया जाएगा और आप लोगों को कुछ बड़े बड़े वर्ड्स मिल गए, तो आप लोगों को फिर दिक्कत हो सकता है। जब आप टाइप करेंगे तो आप अनुनासिक की जगह पे अनुस्वार लगा सकते हैं और अनुस्वार की जगह पे अनुनासिक लगा सकते हैं, है ना। इसलिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अनुस्वार, उसके बाद अनुनासिक के बारे में जानेंगे। पहले हम अनुस्वार के बारे में जानते हैं। अनुस्वार, आई होप आप डे बाय डे जो है क्लासेस को रिवीजन करते होंगे। अनुस्वार, अनुस्वार को हम, ये डॉट देख रहे हैं ना, बिंदी, इसको सिरो रेखा, ये आपका सिरो रेखा है। जब भी हम कुछ वर्ड वगैरह लिखते हैं, जैसे कहना, कुछ भी लिखे, तो ये रेखा जो दिया जाता है, सिरो रेखा, सिर के ऊपर रेखा, सिरो रेखा, है ना। आप ऐसे इसे समझ सकते हैं। तो ये आपका सिरो रेखा है, तो सिरो रेखा के ऊपर हमेशा अनुस्वार को लिखा जाता है। आप लोग देखेंगे कहीं कहीं जो है नीचे बिंदी रहता है, तो उसको नुक्ता कहते हैं। कहीं भी नीचे बिंदी रहता है, जैसे जड़, ये आपका नुक्ता कहलाता है। नुक्ता का प्रयोग आपका उर्दू वाले शब्दों में भी किया जाता है। तो अनुस्वार जो है, इसे अनुस्वार यानी कि बिंदी के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, अनुस्वार को किस रूप में किया जाता है, ये बिंदी यानी कि डॉट के रूप में निरूपित किया जाता है, जो कहाँ होता है, सिरोरेखा के ऊपर होता है। थोड़ा डिटेल में लिख दे रही हूँ, बोर्ड छोटा है तो बार बार मुझे इसे क्लीन करना पड़ता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखें। तो सिरोरेखा के ऊपर आपका हो गया। अब हम जानेंगे कि ये अनुस्वार जो है संस्कृत के शब्दों में, आप लोग देखेंगे संस्कृत के शब्दों में
अनुस्वार का प्रयोग मिलता है। ना कि अनुनासिक का। यहाँ पे मैं अनुनासिक भी लिख दे रही हूँ क्योंकि ये साथ साथ मैं करवा दूंगी, अच्छा रहेगा, डिफरेंस दोनों साथ में हो जाएगा तो समझ में ज़्यादा अच्छा होगा, क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अनुनासिक के साथ आपका अनुनासिक, ठीक है, ना कि अनुनासिक का। अगर किसी शब्द में आपको ऐसा लग रहा हो कि संस्कृत का ये शब्द है और उसमें अनुनासिक का प्रयोग है, तो इसका मतलब वो संस्कृत का शब्द है नहीं, वो हिंदी का शब्द है जिसे हम तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पे वो भी मैं लिख करके बता दे रही हूँ। अगर किसी शब्द में अनुनासिक का प्रयोग मिलता है, अनुनासिक का प्रयोग देखने को मिलता है ना, आप लोगों को लग रहा हो कि इतना ज्यादा डिस्क्राइब करके इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे से लिखने पर ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। हम शॉर्ट में करके लिख करके चले जाएंगे तो फिर उसको एक दूसरे से लिंक करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मिलता है तो वह संस्कृत का शब्द नहीं है, वह तद्भव है। तद्भव का मतलब हो गया हिंदी का शब्द, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि तद्भव जो होता है आपका वो हिंदी का शब्द होता है। हिंदी का जो शब्द है ना उसे हम तद्भव के अंदर लेते हैं और संस्कृत के शब्द को हम तत्सम के अंदर लेते हैं। किसके अंदर लेते हैं? तत्सम के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ देखेंगे, इसके पहले भी मैंने बताया था कि आपका जो शब्द के बीच में कोई अक्षर आपका हलंत के साथ मिल जाए, इसका मतलब है कि वह अक्षर आपका शब्द के बीच में बिना स्वर का है, यानी कि आधा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दा के नीचे हलंत है, इसका मतलब दा आपका आधा है। अगर मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगी तो इसको इस तरीके से लिखूंगी, ता हलंत प्लस आ, यानी कि ये ता आ मिलकर के पूरा ता बनता है। ये आधा ता उसमें आ, क्योंकि जब हम ता को प्रोनाउंस करते हैं तो उसके साथ आ का स्वर भी ज्वाइंट रहता है, जो हम साथ में बोलते वक्त हमें ऐसा लगता है। ता प्लस दा, आप देख सकते हैं आधा है, तो दा में मैं सिर्फ और सिर्फ हलंत दूंगी, आ नहीं दूंगी क्योंकि यहाँ पे ये आधा है। प्लस भा के नीचे हलंत प्लस आ, तद भ, फिर आपका वा के नीचे हलंत प्लस में आ, ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद। तो दो चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, है ना। थर्ड डिफरेंस आप लोग देख लीजिए। कुछ कुछ शब्द में, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि अंगा, इया और मूर्धन्य नाम में कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का अंगा, इया, मूर्धन्य ना, मा, इसे पंचमाक्षर कहते हैं, पंचवर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 5th नंबर में आता है। किसी भी वर्ग में आप देख लीजिए, का वर्ग में का, ख, ग, घ, अंगा 5th नंबर पे आया है। च, छ, ज, झ, इया, ये भी 5th नंबर पे आया। ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, ये भी 5th में आया। त, थ, द, ध, न, ये भी 5th में आया। माँ की बात करें तो प, फ, ब, भ, म, ये भी 5th में आया। तो इसलिए इसे हम कहते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर यानी कि पंचम अक्षर, 5 वाला जो है आपका अक्षर, 5th नंबर पे आने वाला अक्षर, ठीक है। पंचम वर्ण भी कहते हैं, अक्षर को वर्ण कहते हैं। ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को बताया था। तो आप लोग देखते होंगे कि जब किसी शब्द में, आप लोगों को मेनली शब्द में इन अक्षर का प्रयोग जो है नहीं मिलता होगा। इसका आप देख सकते हैं, माँ का देख सकते हैं, लेकिन इन वर्ण का प्रयोग आप नहीं देखते होंगे। आप लोगों को जो है इसका तो प्रयोग मिलता है। इन 5 का प्रयोग आपको अनुस्वार के रूप में मिलता है। किस रूप में?
अनुस्वार के रूप में मिलता है। तो हम कैसे पता करें कि कौन से शब्द में अनुस्वार का मतलब अंगा होता है, इया होता है, मूर्धन्य होता है, ना होता है या फिर मां होता है, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगी। तो मैं एग्जाम्पल के साथ इसे समझाऊंगी, ठीक है। डिटेल में भी लिखवाऊंगी तो फिर ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल के साथ आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं यहाँ पे, गंगा, कंचन। और भी एग्जाम्पल ले सकती हूँ, जैसे चंपा, है ना, डंडा, फिर आपका हो जाएगा गंदा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 5 वर्ण है और मैंने नीचे भी 5 शब्द लिए हैं, ठीक है, और सभी का एक एग्जाम्पल है। तो आपको मैं यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ कि जब भी आप अनुस्वार के बाद किसी भी शब्द में अनुस्वार के बाद जो है जिस शब्द का प्रयोग मिलता है, जिस अक्षर का प्रयोग मिलता है, एक्चुअली जिस अक्षर का प्रयोग मिलता है ना, जैसे आप यहाँ पे गंगा में देखिए, गंगा, यह अनुस्वार आप बीच में देख सकते हैं, गंगा। तो ये अनुस्वार के बाद आपको कौन सा अक्षर मिल रहा है, गा मिल रहा है। ये कौन से वर्ग में आता है, तो ये आपका आता है का वर्ग में। कौन से वर्ग में, का वर्ग में। कैसे, क, ख, ग, घ, अंगा। तो आया ना, ये 3rd नंबर पे जो है आपका ग आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो अनुस्वार है इसका मतलब अंगा है, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, कंचन। तो कंचन के बाद अनुस्वार के बाद अब देखिए कौन सा अक्षर है, चा है। तो ये आपका चा वर्ग के अंतर्गत आता है ना। चा वर्ग के अंतर्गत चा, छ, जा, झा, इया, चा वर्ग के अंतर्गत आया है। और इसका पंचमाक्षर क्या है, इया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अनुस्वार है, ये अनुस्वार इया का यहाँ पे सेंस करता है। जब मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगी तो मैं यहाँ पे इनका प्रयोग करूंगी, ठीक है। वो आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको कहीं कहीं गंगा कुछ ऐसे भी देखने को मिलेगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आपको जो है इस तरीके से गंगा कहीं पे, या फिर आपको ऐसे गंगा कहीं देखने को, यहाँ पे अनुस्वार नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अंगा ऑलरेडी लिखा गया है। तो आपने देखा कि ये अनुस्वार का अर्थ क्या हो रहा है, अंगा हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे अंगा का प्रयोग किया है। कंचन कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कंचन, ठीक है। वर्ण विच्छेद कैसे होता है, ये भी वर्ण विच्छेद में भी अभी मैं बता दूंगी आप लोगों को। कंचन, कन, आप लोगों को पहले ही मैंने बताया है कि हर एक अक्षर में आ का स्वर छिपा हुआ होता है, इसलिए जब हम उसे वर्ण विच्छेद करते हैं किसी भी शब्द का तो अक्षर के साथ आ लगाते हैं। जैसे आपका कलम, क, ल, आ रहा है, म, कलम, आ का स्वर इसमें छिपा हुआ है। जब हम यहाँ पे कंचन पढ़ते हैं तो का के साथ आ तो आता है, लेकिन एक और स्वर आता है जो उसमें जुड़ा हुआ है। जैसे कंचन, का के साथ अंग आया है, अंग, गा नहीं, अंग, अंग आया है। आप लोगों को ये भी मैं बता दूंगी कि अनुस्वार का जो प्रयोग होता है हम नाक से करते हैं, है ना, और अनुनासिक का प्रयोग नाक और मुख दोनों से करते हैं। तो का, और ये आपका हो गया अंग, कंग, का के नीचे हलंत है, क के साथ स्वर आया है, इसका मतलब ये दोनों मिल करके एक पूर्ण व्यंजन बनाया है ना। कंग, चा प्लस आ प्लस ना प्लस अ, कंचन, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसको मैं इस तरीके से भी वर्ण विच्छेद करके बता देती हूँ, क प्लस
आ, ये आपका क हो गया। इसमें अनुस्वार नहीं दूंगी, क्यों नहीं दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे इया का प्रयोग करूंगी। इया, च प्लस आ प्लस ना प्लस आ, कन। चल, आप लोगों को कितना समझ में आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए चंपा, जब यहाँ पे चंपा पढ़ते हैं तो उसमें हम साथ में म पढ़ते हैं, म का सेंस आता है। और वैसे भी अनुस्वार के बाद कौन से अक्षर का प्रयोग है, पा का। और पा वर्ग में सबसे लास्ट में कौन सा पंचमाक्षर आता है, म आता है। इसका मतलब यहाँ च और पा के बीच में म छिपा हुआ है। छिपा हुआ नहीं है, म के स्थान पे यहाँ पे अनुस्वार लगाए हैं। चंपा, डन, दा, टाटा में आता है, यहाँ पे मूर्धन्य है। गन, दा, दा आपका ता था दाधा में आता है, यहाँ पे आपका ये छिपा हुआ है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने आपको ये पंचमाक्षर का प्रयोग भी बता दिया है ना, जो कि मैंने सेकंड क्लास में प्रॉमिस किया था कि मैं इसे बताऊंगी। पंचमाक्षर का प्रयोग हो गया आपका, इसका डिफरेंस हो गया आपका, है ना। कौन कौन सा, गंगा, चंपा, गंदा, कंचन। फोर्थ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, मैं क्लियर कर रही हूँ, नासुक के बारे में बताऊंगी। फोर्थ नंबर में अनुस्वार को हम नाक का प्रयोग करते हैं। जब हम अनुस्वार बोलते हैं गा नहीं, आपको ये ध्यान में रखना है। बहुत बच्चे अंग और अंग, है ना, अंग बोलते बोलते ये अंग बोल देते, गा में गा भी लगा देते। तो अंग नहीं बोलना है, ये अंग है। अंग, अंग, कंग, गंग, ठीक है। अनुस्वार के लिए हम नाक का प्रयोग करते हैं। ये समझ में आया। फिफ्थ नंबर में यहाँ पर लिख देती हूँ। जबकि यहाँ पे ये भी लिख दे रही हूँ, जबकि अनुनासिक के लिए, अनुनासिक के लिए हम नाक, नाम लिख दिया मैंने, नाक और मुख का प्रयोग करते हैं। नाक और मुख का, है ना। आप लोग यहाँ देख सकते हैं अनुनासिक, नासिक का मतलब नाक हो गया और अनु का मतलब हो गया थोड़ा। यहाँ यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो मुख के साथ, है ना, हल्का नाक का मतलब नाक से ये हल्का टच होते हुए निकलता है ध्वनि, ठीक है। नाक से पूरी तरीके से नहीं, शब्द में ही आपको समझ में आ जाएगा। अनु का मतलब होता है थोड़ा। जब हम आंख, आ, मुंह से हा, जब मुंह से जो है घर्षण करते हुए कोई साउंड बाहर निकले, ठीक है, तो वो उसमें मुख का प्रयोग करते हैं। और प्लस में जब हम आंख बोलते हैं तो उसमें नाक का भी थोड़ा सा प्रयोग होता है। नाक से स्वर जो है, जो ध्वनि है, वो स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, ठीक है। आप लोगों को कितना समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं, डिफरेंस ही बता देती हूँ, बेटर होगा यहाँ पे। जैसे आपका ये हो गया एक हंसना, ठीक है, हंसना का मतलब हो गया आपका लाफ। और एक आपका हो गया हंस। हंस मीन्स, हंस किसको बोलते हैं, एक बर्ड है हंस,
पक्षी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के शब्द में क्या डिफरेंस है। जब मैं यहाँ पे हंसना बोलती हूँ, हंसना हंसना, तो हा और सा के बीच में हा का साउंड होता है, साथ साथ में नाक का प्रयोग करते हैं। उसमें पूरी तरीके से ना और माँ नहीं बोलते। जैसे हंसना, ना नहीं आया, हंसना, माँ नहीं का प्रयोग करना है, नाक और मुख का प्रयोग करना है, और बीच में माँ और ना का प्रयोग नहीं करना है। जबकि मैं यहाँ पे जब हंस बोलती हूँ तो आप लोग देखेंगे हा और सा के बीच में ना का प्रयोग हो रहा है, हंस, नंस, हंस, ना हो रहा है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। आपका यहाँ पे मैं एग्जांपल भी दे दूंगी। 5th नंबर में अनुस्वार का प्रयोग जिस शब्द में होता है उस शब्द का उच्चारण करते वक्त अनुस्वार को हम ना अथवा माँ की तरह पढ़ते हैं। माँ की तरह, ना माँ, हलंत दे दिए हैं यहाँ पे, है ना, माँ की तरह पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे चंपा, दंड, गंदा। देखिए चंपा माँ आया, दंड ना आया बीच में, गंदा ना आया बीच में। तो ये आपका 5th जो है अनुस्वार के बारे में मैंने बताया। और भी है, आप लोगों को जो है इसके बारे में पूरे डिटेल में इस वीडियो के थ्रू समझा दिया जा रहा है ना। नॉर्मली आप देखेंगे तो इतनी क्लियरली तरीके से जो है ना सभी बच्चों को अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में उतनी क्लैरिटी नहीं रहती है ना। तो बेटर है कि हम स्टेनो से पहले इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़ ले, ताकि बीच में इसकी वजह से हमें रुकना ना पड़े, कोई रुकावट हमारे क्लास के बीच में ना आए। ठीक है, अब हम चलते हैं। 5th नंबर हुआ था। 6th नंबर सिरो रेखा के ऊपर। सिरो रेखा के बारे में मैंने पहले बता दिया कि जो रेखा, जैसे हम लोग कंघी करते हैं, सेम थिंग हम लोग क्या करते हैं, जब अक्षर लिखते हैं तो उसके ऊपर भी हम लोग कंघी करते हैं, मीन्स उसके ऊपर हम लाइन बनाते हैं, वो रेखा सिरो रेखा कहलाती है। सिरो रेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा आती है आप लोग जानते होंगे कि स्वर में कुछ मात्राएं ऐसी है जो कि आपका शब्द के ऊपर लिखी जाती है। जैसे आपका हर्षई, दीर्घई, ए, आई, ओ, औ। ये टोटल 6 अक्षर हो गए, 6 स्वर हो गए, है ना, स्वर है। इनका प्रयोग हम अक्षर में मतलब व्यंजन में मिला करके करते हैं। तो ये सब जब आती है ना, ये जब आती हैं तो हम वहां अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, ना कि का प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें ध्यान रखना है, अनुस्वार का प्रयोग हम करते जरूर है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे अनुनासिक होता है। ये आपको एकदम ध्यान में रखना है। अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये भी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूं, उन शब्दों में
अनुनासिक का क्यों होता है इसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगी। अनुनासिक का प्रयोग होता है, अनुनासिक होता है, अनुनासिक होता है। कैसे वो मैं बताऊंगी। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे मैं एग्जाम्पल हमें 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 माँ के ऊपर आप देख सकते हैं सिरो रेखा के ऊपर एक क्या है, मात्रा है हमें। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि जब अनुस्वार का प्रयोग होता है तो उसमें ना और माँ का साउंड आता है। क्या जब हम हमें पढ़ते हैं तो माँ के बाद ना या फिर माँ बोलते हैं? दोबारा नहीं बोलते हैं ना। इसके बाद एक्चुअल में अनुनासिक होता है, और अनुनासिक का प्रयोग ऊपर में अगर कोई मात्रा दी गई रहती है तो नहीं किया जाता है। ये चीज आपको एकदम ध्यान में रखना है। आप कोई भी शब्द ले लीजिए जिसमें आपका सिरो रेखा के ऊपर मात्रा होगा, उसके साथ कभी भी आपका अनुस्वार का प्रयोग होगा, अनुनासिक का प्रयोग नहीं होगा। आप देखें गेंद, गेंद है ना, हमें, गेंद, और भी बहुत सारे शब्द हैं। आप लोग खुद से एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आप आराम से 10-20 एग्जाम्पल्स लिखिए और फिर उसे अच्छे तरीके से अपने माइंड में रिकॉल कीजिए। आपका ये भी हो गया। आज आप लोगों को मैं अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पूरी की पूरी डिफरेंसेस क्या है, कहाँ कहाँ प्रयोग है, आज पूरी तरीके से समझा दूंगी ताकि दोबारा आप लोगों को दिक्कत ना हो। किन्हीं शब्दों में जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ से समझाती हूँ। एक एग्जाम्पल लिया मैंने सम्मेलन, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिया मैंने गन्ना, एक एग्जाम्पल लिया मैंने अन्न, अनाज। 3 एग्जाम्पल्स लिए मैंने। क्या मैं इनको अनुस्वार के साथ लिख सकती हूँ? तो आंसर है नो। क्यों नहीं लिख सकती? यहाँ पे देखिए मैं लिख रही हूँ सम। माँ को मैंने बताया था ना कि माँ जो है आपका अर्ध अक्षर के रूप में रहता है, तो उसे मैं अनुस्वार के रूप में लिख सकती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकती। क्या रीजन है इसके? सम में लन, ये आपका हो गया गन्ना, ये आपका हो गया अन्न। तो ये आपका गलत, ये भी आपका गलत, ये भी आपका गलत है। ये सही है, ये सही है और ये सही है। क्यों है ऐसा? इसका आप लोगों को ध्यान में इसको रखना है कि अगर कोई अक्षर आधा आए, है ना, पंचमाक्षर, कोई भी अक्षर मतलब काका होगा नहीं, पंचमाक्षर, क्योंकि मैं यहाँ पे अनुस्वार के बारे में बता रही हूँ, इसलिए आप लोगों को ध्यान में हमेशा काका होगा नहीं रखना है, ठीक है। लास्ट वाला अक्षर पंचमाक्षर रखना है। तो अगर कोई पंचमाक्षर और ज्यादा आप लोगों को अंगा, इया, मूर्धन्य नहीं मिलेगा आपको, तो माँ और ना ही मिलेगा। शब्दों में आपको 2 अक्षर ना और माँ, आधा और पूर्ण, एक साथ ना और माँ ही मिलेंगे। पंचमाक्षर अर्ध रूप में अपने पूर्ण रूप मतलब पूर्ण व्यंजन, पूर्ण रूप के साथ रहेंगे तो उसे अनुस्वार के रूप में नहीं लिख सकते। ये आपका हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को? इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी भी 1-2 एग्जाम्पल्स और बच गए हैं, वो 2 एग्जाम्पल्स करवा करके 7 नंबर हो गया।
आई नो ये आपका वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा जा रहा है, लेकिन आप लोगों को एक ही वीडियो में अगर हर एक चीज़ क्लियर हो जाती है तो फिर आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा 10 जगह, है ना। आप लोगों को मैंने बताया था अंतस्थ व्यंजन के बारे में, फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था, जो कि या, रा, ला, वा होते हैं। उसमें व्यंजन के बारे में बताया था, जो कि तालव्य सा, मूर्धन सा, दंत सा। हाँ, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको कैसे बोला जाता है ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अंतस और उसमें क्यों कैसे कहते हैं ये पहले मैं बता देती हूँ, फिर बताऊंगी कि अनुस्वार कैसे प्रयोग होता है। आप लोग देख सकते हैं कि अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब होता है अंदर। जब भी मैं कोई अक्षर, है ना, जब भी कोई अक्षर बोला जाता है तो उस अक्षर में हा का साउंड जो हा बाहर निकलते हुए आप लोगों को फील होता है। का, हा, का, खा, मतलब ध्वनि जो है वो बाहर की ओर निकल रहा है। ग, घ, चा, छा, जा, झा। लेकिन जब आप या, र, ला, वा पढ़ते हैं तो उसमें आपका ध्वनि जो है आप लोगों को ऐसा लगेगा कि वो अंदर की ओर जा रहा है, अंतस्थ है वो। या, रा, ला, वा, इसीलिए इसे अंतस्थ कहते हैं। उष्ण व्यंजन की बात करें तो उष्ण व्यंजन में आप जब तालव्य सा, उधन सा, दंत सा, हा पढ़ते हैं तो आप लोग देखिएगा जो हा का साउंड है वो घर्षण के साथ बाहर आ रहा है, सा, है ना। तो उसमें उष्मा पैदा हो रही है, एनर्जी उत्पन्न हो रही है ना उसमें, इसलिए उससे हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कि इसे अनुस्वार में किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो जब भी आपको किसी भी, आप लोगों को जो है ना इन 8 अक्षर के पहले कभी भी अनुनासिक का प्रयोग नहीं करना है, अनुस्वार का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? अनुस्वार का। पहले मैं इसको अच्छे से कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, आपका इसको अच्छे से कर दे रही हूँ। अनुनासिक, इसको एग्जाम्पल्स के साथ ही समझा देती हूँ। जैसे संसार, क्या लिखा हुआ है? संसार। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? संसार। तो सबसे पहले तो जब इसको पढ़िएगा तो आप बीच में ना का साउंड पाइएगा। संसार, क्या ये संसार है? नहीं, ये गलत है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम्पल्स लिखना है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे इसके। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, है ना। तो अनुनासिक के बारे में मैंने बता दिया, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, ठीक है। आपका ये मैं मिटा देती हूँ। अच्छा, इसमें मैं 1-2 और एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ। संरक्षक और आपका संचरण, संरचना। इसके पहले आपका र है, स है। इसके पहले आपका अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया गया है, इसको ध्यान में रखना है। कुछ बच्चों को संधि विच्छेद करने में समस्या होता है, जैसे ये आपका संसार है ना, तो जब हम इसे संधि विच्छेद करेंगे तो इसे बहुत बच्चे ऐसे लिख देते हैं, पढ़ते वक्त तो ना आया है, इसका मतलब ना होगा संसार, संसार, लेकिन ये आपका गलत है। इसको आप लोगों को एकदम ध्यान में रखना है कि अगर अनुस्वार वाले किसी शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें माँ छिपा रहता है, ना कि ना रहता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, संसार, ये आपका सही हुआ। जैसे संकल्प, तो सम प्लस कल्प, संकल्प।
इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आज का क्लास आप लोगों का अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में कंप्लीट होता है ना। अधिकतर जगह पे आप लोगों को जो है आपको अनुस्वार का ही प्रयोग मिलता है, अनुनासिक का कम मिलता है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग जो होता है वो चंद्रबिंदु के रूप में होता है। इसका साउंड नाक और मुख से निकलता है। जब भी हम इसे बोलते हैं तो उस शब्द के बीच में ना और मा नहीं आता है ना। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास इन दोनों पे बेस्ड थी। इसके आगे मैं भी वर्णमाला के बारे में ही बताऊंगी कि शब्द के बीच में, जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ पहले ही। आप लोगों को शब्द के बीच में ये की और ये की लिखने में बहुत समस्या होता होगा। ये और ये वाली और लिखने में भी समस्या आता होगा। ये है लिखने में भी समस्या आता होगा, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, बच्चे क्या करते हैं ना कि इस की जगह पे इस की का प्रयोग कर देते हैं, और जब ये की का प्रयोग करना होता है तो ये की का प्रयोग कर देते हैं। कंफ्यूजन में रहते हैं कि किसको कहाँ प्रयोग करना है। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी। अभी आप लोगों का अनुस्वार अनुनासिक का क्लास हो गया, समझ में आ गया। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और क्लास में जो है हमेशा कंटिन्यू रहिए। ठीक है, थैंक यू।